तो लास्ट वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि देखा था। और स्वर संधि में हम दीर्घ संधि, गुण संधि और इसके साथ में वृद्धि संधि, तीन जो है उसको हमने देख लिया था। तो उसके आगे जो हम देखने वाले हैं स्वर संधि में, और दो मेन है जिसको कि हम बोलते हैं यण संधि, और दूसरा है आयादी संधि। इन दोनों को देखने वाले हैं। इसके साथ साथ और दो स्वर संधि में आता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका एग्जाम्पल कम आता है। वो है पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ठीक है। तो कुल मिला के हमको अभी स्वर संधि में ये चार संधि कैसे होते हैं, इस चीज को हमें देखना है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं यण संधि के साथ में। हमें जहाँ तक याद होगा कि स्वर संधि में क्या होता है कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण, ये पूर्व वर्ण होता है। पूर्व वर्ण क्या होता है? पहला शब्द का अंतिम वर्ण। और यहाँ पे पर वर्ण होता है। पर वर्ण क्या होता है? दूसरा शब्द का पहला वर्ण। इन्हीं दोनों को मिला के संधि बनता है। जब संधि होता है तो या तो आगम होता है इनके वर्णों का के बीच में, या तो आदेश होता है जिसमें कि एक वर्ण के जगह पे कुछ और आ जाता है, या तो एकादेश हो जाता है जिसमें कि दोनों के जगह पे कोई दूसरा वर्ण आ जाता है। यही होता है। और जबकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है कि दोनों पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों कैसे वर्ण होंगे? स्वर वर्ण होंगे। यानी कि अ आ में से कुछ कोई ना कोई वर्ण होंगे। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं उसमें हम अभी देखने वाले हैं यण संधि के बारे में। तो यण संधि का सूत्र देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि दीर्घ संधि में था अक सवर्णे दीर्घ, गुण में था अदेंग गुण, वृद्धि में था वृद्धि राधाच। उसी प्रकार से यण संधि आता है। और यण संधि का भी अपना कुछ सूत्र है। उस सूत्र को समझते हैं क्योंकि उसी सूत्र के आधार पे ही वर्णों का आपस में संधि होता है। तो यण संधि क्या बोलता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यणचि। जो यण संधि है इसका जो सूत्र होता है वो होता है इको यणचि। अगर इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इक, इक, इसके बाद यण और अची। यही होता है इको यण अची। इक यण अची। अब जबकि हमको इसका सूत्र जो है मालूम चल गया, तो इसके अर्थ को समझते हैं कि इसके अर्थ में क्या चीज है। तो इसका अर्थ ये बोला जा रहा है कि यदि इक प्रत्याहार के बाद, इक एक प्रत्याहार है, यदि इक प्रत्याहार के बाद अच हो, ठीक है, अची का मतलब हो गया अच। अच क्या होता है? एक प्रत्याहार होता है जो कि स्वर वर्ण को बताता है। तो यदि इक प्रत्याहार के बाद अच हो तो इक के स्थान पे क्या हो जाता है? यण हो जाता है। तो हमको अच के बारे में तो मालूम है ही कि अच एक प्रत्याहार होता है जो कि स्वर वर्ण को दर्शाता है। उसी प्रकार से हल होता है जो कि व्यंजन वर्ण को दर्शाता है। तो हमको ये देखना है कि इक प्रत्याहार क्या होता है। तो अगर हम महेश्वर सूत्र को देखेंगे तो उसमें ये चीज हमको आसानी से दिखाई दे देगा कि पहला जो सूत्र है वो क्या है? अ ई उ ण। इसके बाद री ली क, ये चीज है। और इसके बाद है ए ओ अंग। तो इक, इक में कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक आएगा। यानी कि इसमें कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा? ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, री आ जाएगा और लिरी आ जाएगा। यही चार, ये चार वर्ण किस प्रत्याहार के हो गए? इक प्रत्याहार के हो गए। और इसी इक के बाद, क्योंकि क को लेते नहीं है, जो अंतिम रहता है उसको लेते नहीं है, तो क भी नहीं लेंगे, अण भी नहीं लेंगे। तो ई लिए, उ लिए, री लिए और लिरी लिए। अब सेकेंड बात, यण प्रत्याहार में क्या क्या आता है?
तो अगर हम यण प्रत्याहार को देखेंगे तो यण में आता है, इसके जस्ट बाद शुरू होता है ह वरट, ह य व र ट, और नीचे रहता है ल और ण। ये सब महेश्वर सूत्र लिखा जा रहा है यहाँ पे। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र। तो ये यहाँ पे है वरट, इसमें एक छूट गया है, अ ई उ रील री क ए उ अंग, अय और च छूट गया है। चौथा में अय और च रहता है। इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये चीज यहाँ पे हमको, यहाँ पे ये, तो चौथा में आता है अय ओ च, और ये पांचवा में है व्रत, छठा में क्या आ गया यहाँ पे, लड़। तो ये महेश्वर सूत्र है। इसमें से हमने जिस प्रकार से इक प्रत्याहार को देखा, उसी प्रकार से यण प्रत्याहार को भी देख लेते हैं, क्योंकि यण ही होता है। इक के स्थान पे क्या बनने वाला है, यण। तो यण में क्या क्या आता है, य कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और अण तक। तो अण तक का तो यूज करेंगे नहीं, और त का भी यूज नहीं करेंगे। तो य व र और ल, यही चार बना। तो यहाँ पे आएगा य व र, और र के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ल। तो ये होता है कि अगर इक के बाद, यानी कि पूर्व वर्ण इक हो, अब पर वर्ण क्या हो, अच हो, तो इक के जगह पे किसका आदेश हो जाएगा, इक के जगह पे आदेश हो जाएगा किसका, यण का। यानी कि ई बदल जाएगा य में, उ बदल जाएगा व में, री बदल जाएगा र में, और री बदल जाएगा ल में। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये इको यणची कैसे उपयोग हो रहा है। तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो स्वागत, हम लोग लोगों का स्वागत करते हैं। तो स्वागत जो शब्द है वो कैसे बना है, तो उसमें है सु, यहाँ पे है सु, और उसमें हम जोड़ते हैं आगतम। अब सु को अगर हम तोड़ें, वर्ण विच्छेद करें, इसका संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद, तो सहलंत और हर्षऊ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम वर्ण विच्छेद थोड़ा सा करते हैं, तो पहला वर्ण तो आ गया, इसके बाद ग हलन प्लस अ, फिर आगे तो डैश डैश छोड़ देते हैं, वो तो है ही अपना। तो हम यहाँ पे देखें कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण यानी कि पूर्व वर्ण क्या हो गया, उ हो गया। और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण यानी कि पूर्व, यहाँ पे जो पर वर्ण है अपना वो आ हो गया। तो पूर्व वर्ण हो गया उ, और पर वर्ण हो गया आ। उ और आ, तो आ जो है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अच में। अच में तो सारा वर्ण सारा स्वर वर्ण आता है, तो ये अच हो गया। और उ, क्या उ इक प्रत्याहार में आता है, तो हाँ आता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो उ है ये किस प्रत्याहार का है, यण इक प्रत्याहार का है। तो यहाँ पे इक प्रत्याहार है, यहाँ पे कौन सा प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है। तो अब हम लोग इको यणची सूत्र से यण संधि का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये इक है, इक किस चीज में बदल जाता है, इक के बदला में क्या आ जाता है, हमने ऊपर देखा था। इक जो है किस चीज में बदल जाता है, यण में। इक यण में, इक के जगह पे यण का आदेश हो जाता है। तो इक के जगह पे यण का आदेश, इसका मतलब ये हुआ कि उ के जगह पे किसका आदेश होगा, व का। ई के जगह पे य का आदेश, उ के जगह पे व का आदेश, री के जगह पे र का, री के जगह पे ल का आदेश। का मतलब सिंपली ये हुआ कि उसके स्थान पे दूसरा आ जाएगा, उसको हटा देगा, यही आदेश का मतलब है। तो यहाँ पे उ है, तो उ के जगह पे अब क्या आने वाला है अपना, व। तो हम यहाँ पे व लिखते हैं, और देखते हैं कि कैसे चीजें बदल गई। तो स हलंत तो रहेगा, ये उ के जगह पे वो आएगा, और वो हलंत ही आएगा। और यहाँ पे जो आ है, आ रहेगा, इसका कुछ नहीं हुआ है, आदेश हुआ है, एकादेश नहीं हुआ है। अगर एकादेश होता तो ये दोनों हट जाता है, लेकिन चूंकि आदेश हुआ है तो सिर्फ उ हटा है। तो यहाँ पे आ रह गया, और ग हलंत तो है ही, और आगे का चीजें भी और बाकी सब चीज है। तो यहाँ पे हम अगर रखते हैं स हलंत, और ये पूरा वो और वह मिल के वाह हो जाएगा, और ग में अ पूरा है ही, तो ग रहेगा ही, और तम है ही, वागतम। अब ये स आधा ही बचा, पूरा नहीं बचा। जब आधा ही बचा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आधा स वा ग त म, स्वागतम।
तो हमने यहाँ पे ये देखा कि कैसे सु आगतम, सु का मतलब क्या है कि कोई आया है तो हम उसको एक सत्कार के साथ, सु का प्रयोग किया जाता है किसी को सत्कार के साथ आमंत्रण के लिए। हम उसका जो हमारे पास आया है तो उसका सेवा सत्कार कर रहे हैं उसके आने पर। आगतम मतलब आने पर, और सु मतलब सेवा वेवा कर रहे हैं, अच्छा भावना उसके प्रति रख रहे हैं, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा व्यक्ति आता है कोई तो उसका स्वागत किया जाता है, और बुरा व्यक्ति कोई आएगा तो उसके साथ जो करना है वो किया जा सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे हमारी हो गई पहला एग्जाम्पल के लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अति आचार यानी कि अत्याचार। कभी कभी क्या होता है कि किसी कोई जो व्यक्ति होता है, आचार, आचार का मतलब क्या होता है, व्यवहार। और अति आचार का मतलब हो गया कि उसने अत्याचार कर दिया है, उसका व्यवहार अब अच्छा नहीं है, बहुत परेशान कर रहा है। तो ये अत्याचार कैसे बना है इस चीज को अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें भी यण संधि हुआ है, अति प्लस आचार। तो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया अति, और इधर में क्या है अपना आचार। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अ तो अपना रहेगा ही, और ये अपना त हलंत रहेगा। वर्ण विच्छेद कर रहे हैं शब्द का, शब्द वर्ण से मिलके बनते हैं तो वर्णों का पहले विच्छेद कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्षई, दीर्घई तो नहीं, हर्षई। और यहाँ पे जो है अपना आ है ही, च हलंत है, फिर चा है तो आ रहेगा, और र हलंत प्लस अ रहेगा। तो हमने इन दोनों शब्दों का क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ण विच्छेद कर दिया। ये हो गया अति का वर्ण विच्छेद, और ये हो गया आचार का वर्ण विच्छेद। अब अति जो है अपना पहला शब्द है, तो पहला शब्द के अंतिम वर्ण को हम पूर्व वर्ण बोलते हैं, तो ये हो गया अपना पूर्व वर्ण, पहले का वर्ण। और ये जो दूसरा शब्द है उसके पहले वर्ण को हम लोग पर वर्ण बोलते हैं। यानी कि हमको ई और आ को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो ई आ को जोड़ना है तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा संधि अप्लाई हो सकता है। तो चूंकि दोनों स्वर है तो इसमें स्वर संधि होगा। अब स्वर संधि में भी क्या होगा, दीर्घ संधि नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दीर्घ संधि में दोनों समान रहते हैं, अ आ, चाहे हर्षई दीर्घई ऐसे ऐसे, हर्षो दीर्घऊ। इसके बाद गुण भी नहीं होता है, क्योंकि गुण में क्या होता है अपने पास, अगर हम गुण संधि की बात करें तो गुण में अ आ के बाद री, ई या हर्षई या दीर्घई रहना चाहिए, अथवा अ आ के बाद हर्षो या दीर्घऊ रहना चाहिए, तो वो भी चीज नहीं है। तो यहाँ पे हमारा यण संधि ही होगा अगर हम चेक करेंगे तो यण संधि में अगर हम देखें तो ई जो है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत। ई यण नहीं, इक प्रत्याहार के अंतर्गत। इक प्रत्याहार में चार वर्ण है, हर्षई, हर्षऊ, री और लिरी। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, इक प्रत्याहार में चार वर्ण है। तो ई जो है यण संधि के अंतर्गत है। तो यण संधि के अंतर्गत ये इक प्रत्याहार है, तो हर्षई को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये है इक प्रत्याहार, और आ क्या है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत, यानी कि एक स्वर है। तो यण संधि क्या बोलता है, यदि इक के बाद अच आ जाए तो इक के जगह पे क्या करना पड़ जाता है हमको, यण करना पड़ जाता है। तो स्वागतम में हमने ऊ के जगह पे व कर दिया था, तो इसमें ई के जगह पे क्या करेंगे, य कर देंगे। ये देख के ई के जगह पे य, ऊ के जगह पे व, री के जगह पे र, ली के जगह पे ल। तो अब हम ई को क्या करेंगे, यहाँ पे य करेंगे। तो य करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अ तो रहेगा ही, तो हलंत भी रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई के जगह पे य हलंत आएगा, और ये आ रहेगा, और च हलंत रहेगा, बाकी इधर का सारा चीज रहेगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अ तो है, और तो य और आ मिलके क्या बन जाएगा, इसको तो हलंत छोड़ देते हैं, य और आ मिलके या बन जाएगा। और इधर का चारह तो है ही, इस चार को तो कोई नहीं रोका है। अब यह आधा तो बन गया, तो अब हमको कैसे लिखेंगे, अ आधा तो या अत्याचार। ये हो गया अपना कंप्लीट अत्याचार, जितना अत्याचार किया जा सकता था। तो हम लोग यहाँ पे यण संधि का दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। यद्यपि, यद्यपि किस चीज से मिलके बना होता है, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि से बनना है यद्यपि। तो इसमें भी सेम एग्जाम्पल आ गया, ऊपर वाला ही। कैसे कैसे इसको करेंगे, य द हलंत हर्षई, यहाँ पे अ प हलंत हर्षई, ये दीर्घई लिख दिया हूं, इसको मिटा के हर्षई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से ई हो गया, जो कि इक प्रत्याहार है,
इसके स्थान पे यण आएगा, यानी कि ई के स्थान पे क्या आ जाएगा, य हलंत आ जाएगा। तो जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो गया, य तो रहेगा ही, द हलंत रहेगा, और ये य हलंत और अ मिलके पूरा य हो जाएगा, और ये अपना पी तो रहेगा ही। अब यहाँ पे द हलंत और य बन के कैसा, द, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, यद्यपि। चाहे इसको एक और तरीका होता है लिखने का, जो कि विद्यालय में प्रयोग होता है, यद्यपि, ऐसे भी लिख सकते हैं। द और य को, जो यहाँ पे द हलंत और य है, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ये द है। याद रखना है, ये घ नहीं है, ये ध नहीं है। न तो ये घ है क ख ग घ में का, न त त द द में का ध है, ये द है जो इसको दिखा रहा है। तो यद्यपि यहाँ पे ये बन गया आपने। इस प्रकार से यौन संधि का हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम इसको, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जब हम पढ़ेंगे आगे तो किताब में और हर जगह ये सब एग्जाम्पल्स आते रहेगा। दूसरा संधि पे चलते हैं। दूसरा संधि भी इसी के आधार पे है। वो है अपने पास, जो पांचवा मेन है, वो है अपने पास अयाधि संधि। कौन सा संधि, अयाधि संधि। अयाधि संधि क्या होता है, अयाधि संधि का इसका अगर जो सूत्र होता है वो अगर हम बताएं तो वो होता है एचो अय वा या वह। एचो अय वा या वह इसका सूत्र होता है। अगर हम इसको तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, एच अय औ आई और आओ। यानी कि यदि पहला वर्ण एच प्रत्याहार का हो, एच एक प्रत्याहार है, यदि पहला वर्ण एच प्रत्याहार का हो और दूसरा वर्ण एच के बाद क्या हो, अच हो, तो एच के स्थान पे इनका उपयोग हो जाता है। एच में देखते हैं क्या क्या आता है। एच में 4 वर्ण आते हैं, फिर से अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे है एच के लिए। एच में क्या क्या आएगा, ए ओ ऐ और औ। ए ओ ऐ और औ, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ए ओ ऐ और औ। ये हो गया एच प्रत्याहार। इस एच प्रत्याहार के बाद अगर क्या रहे यहाँ पे इसके बाद में, अच हो। अच का मतलब क्या हुआ, अगर कोई स्वर हो, एच के जगह पे एकादेश हो जाता है, किस चीज का, एच में 4 है तो चारों की जगह पे अलग लगाएगा। ए की जगह पे क्या आएगा, अय आएगा। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, अ य हलंत। ओ के जगह पे क्या आ जाएगा, अ व हलंत। ए की जगह पे क्या हो जाएगा, आ य हलंत। आ औ की जगह पे क्या हो जाएगा, आ व हलंत। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नयनम, तो नयनम, नयन जो आंख होता है वो कैसे बनता है, तो ने प्लस अनम से बनता है नयनम। तो यहाँ पे हो गया ने अब प्लस अनम। तो हम इसको देखना चाहते हैं इसमें कैसे कैसे संधि हो रही है। तो ध्यान से इसको समझते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे संधि हो रहा है। तो ने में से इसको तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो न हलंत प्लस ए रहेगा, और यहाँ पे क्या है इधर में, अगर दूसरा शब्द देखेंगे तो दूसरा शब्द में तो अ है पहले पहले, और नम जो है वो तो है ही अपना। तो यहाँ पे पूर्व वर्ण हो गया ए, अब पर वर्ण क्या हो गया, अ। तो पूर्व वर्ण जो ए है वो किस प्रत्याहार का है, अच एच प्रत्याहार का है। यहाँ पे ए ओ ऐ ओ, ये कौन सा प्रत्याहार को दिखा रहा है, एच प्रत्याहार को दिखा रहा है। तो एच प्रत्याहार का है, और उसके बाद क्या है, अ है। तो अ तो अपना अच है ही। तो ये ए जो है एच प्रत्याहार का हो गया, और जो अ है वो कौन सा प्रत्याहार का हो गया, अच प्रत्याहार का हो गया। तो एच के स्थान पे क्या आता है, एच के स्थान पर अय आ जाता है। क्या आ जाता है, अय। मतलब कि अय ओ अय आय और आओ, तो एच में जो ए है, ए के स्थान पे क्या आएगा, अय आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आगे, कैसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखते हैं इस चीज को। न हलंत तो अपना रहेगा ही, ये ए हटा और इसके बदले में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अय। और इधर का अ वो तो अपना है ही, उसको तो कुछ किया नहीं गया, और नम भी है। तो इस न हलंत में इसमें का अ जोड़ के पूरा क्या बन गया, पूरा न बन गया। यह हलंत में इधर का अ जोड़ के फिर क्या हो जाएगा,
पूरा य बन जाएगा और फिर यहाँ से नम हो जाएगा, नयनम, कंप्लीट हो गया। कैसे कैसे वर्ण विच्छेद हो रहा है और आपस में जुड़ रहा है, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि नायक। नायक किसको बोलते हैं? जो हीरो होता है उसको नायक बोलते हैं। तो वो कैसे बना है नायक? तो नायक जो बना है नय प्लस अकह से बना है। किस चीज से? नय प्लस अकह। तो यहाँ पे रहेगा नय और यहाँ पे रहेगा अकह। तो नय को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? नय, न हलंत प्लस अय, और इधर में अकह तो अपना है ही। तो अब ये जो अय है, अय कौन सा प्रत्याहार का हो गया? एच प्रत्याहार का हो गया। तो एच प्रत्याहार में चार वर्ण है अय, तो अय के स्थान पर हमको क्या लिखना पड़ता है? आय। तो अब हम इसको आय में बदलेंगे। एक जगह पे हम क्या ला देंगे? यहाँ पे आय का एकादेश हो गया, क्योंकि ये एच प्रत्याहार में का है, तो आय हो गया। तो आय हो गया, तो अगर हम अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ऐसे है, न हलंत आय, और यहाँ पे अक तो है ही अपना। तो ये न हलंत में अ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पूरा ना, न हलंत प्लस आ क्या होगा? ना, य हलंत प्लस अ क्या होगा? य, क तो है ही। तो नायक, हीरो। तो नय प्लस अक से बन गया नायक। तो जब भी नायक आएगा तो हमको तोड़ते आना चाहिए। देखो, संधि में दो चीजें होती हैं। जोड़ना आसान है, सूत्र को जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो शब्दों को जोड़ देंगे सूत्र के आधार पे। लेकिन जब ये नायक दिया रहेगा ना, तो इसका विच्छेद बड़ा मुश्किल होता है। विच्छेद तो तभी समझ में आएगा जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे पढ़ेंगे, शब्दों को सीखेंगे, जानेंगे, तोड़ तोड़ के हमेशा देखेंगे, तब जाके। क्योंकि जोड़ने के लिए हम इतना सूत्र पढ़ लेंगे, सूत्र के आधार पे जोड़ देंगे, दो दिया रहेगा है। लेकिन तोड़ना मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर हमको कोई ये बता दे कि 20, कोई पूछ दे हमसे कि 20 क्या चीज से मिल के बना हुआ है, तो बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। 10 + 10 हो सकता है, 5 + 15 हो सकता है, 2 + 18 हो सकता है, कुछ भी। लेकिन ये मुश्किल है बता पाना कि 20 किस चीज से जोड़ के बना हुआ है। लेकिन कोई ये बोल दे कि 18 + 2 क्या होगा, तो 20। तो संधि करना आसान है, विच्छेद करना मुश्किल। क्योंकि विच्छेद कहाँ से करना है पता नहीं चलता है। जैसे कि नायक है, तो इसमें कहाँ से तोड़े पता नहीं चलेगा, नय और अक कैसे टूटा। इसके लिए हमको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि दोनों तरफ सार्थक शब्द बन जाए। क्योंकि संधि में हो क्या रहा है कि पहला वाला शब्द हो चाहे दूसरा वाला शब्द हो, कहीं ना कहीं सार्थक चीजें रह रही हैं। तो सार्थक तभी जोड़े पता रहेगा ना जब हमको कुछ चीजें पता रहे पहले से। जैसे कि विद्यालय, तो हमको पता है कि विद्यालय में विद्या का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, और आलय का मतलब होता है घर। तो विद्यालय जोड़ दिए तो बीच में हम लोग तोड़ पाएंगे। अब नायक है, तो नायक को कैसे तोड़ेंगे? नय प्लस अक। तो ये जब हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे बार 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 बार, तभी जाके ये चीजें हमें याद हो सकती है। तो वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे नायक जैसे हो गया, वैसे ही होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखा है तो प प्लस अक, देखते हैं कि प प्लस अक से क्या बनता है। प प्लस अक, तो प में क्या होगा? प हलंत रहेगा, यहाँ पे अ आ जाएगा, और यहाँ पे जो है दूसरा शब्द वो तो अपना है ही। तो अ जो है फिर से एच प्रत्याहार का वर्ण है, जिसमें कि अ दिया गया है। तो अ की जगह पे क्या आता है? आव आता है। तो ये यहाँ पे एच प्रत्याहार का हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया? एच प्रत्याहार। और ये क्या हो गया? यहाँ पे अच हो गया। तो एच के बाद अगर अच आएगा तो एच के जगह पे अय औ आय आव होता है। तो औ के जगह पे क्या हो जाता है? आव हो जाता है। औ के जगह पे क्या हो जाता है? आव हो जाता है। तो अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वर्ण विच्छेद पहलंत, औ की जगह पे आव का एकादेश हो गया, और इधर का तो अक है ही। तो प हलंत में आ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पा, और वह हलंत में अ जोड़ेंगे तो ये तो वही बना रहेगा, और कह, पावकह। पावकह का मतलब क्या होता है? अग्नि। तो ये अपना हो गया यहाँ पे अयादी संधि भी। तो हमने दो संधि जो मेन था यहाँ पे, यण संधि और अयादी संधि, दोनों को अच्छे से यहाँ पे देख लिया। और जो स्वर संधि का बाकी पहला तीन था, दीर्घ संधि, अक सवर्ण्य दीर्घ, गुण संधि, अधेंग गुण, वृद्धि संधि, वृद्धिरादेच,
इसके बाद हमने देखा यण संधि, इको यणची, अयादि संधि, एचो अयवयाव। ये 5 संधि स्वर संधि का एक प्रकार से फंडामेंटल है, जिसको समझ में आना ही चाहिए। इसी के आधार पे हमको किताब में चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। इसके बाद इसमें और 2 चीजें हैं, उन दोनों को भी देख लेते हैं कि वो क्या हैं। वो भी स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, हालांकि उनका उपयोग कम दिखता है, लेकिन फिर भी चीजों को पूरा करने के लिए हम उनको देख लेते हैं। तो वो है अपना यहाँ पे पूर्व रूप संधि। कौन सा संधि? पूर्व रूप। पूर्व रूप का अगर हम सूत्र बताएं तो वो होता है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पहला वर्ण एंग प्रत्याहार का हो, कौन सा प्रत्याहार हो? एंग प्रत्याहार हो, और दूसरा वर्ण अत। अत का मतलब ये होता है, अत में त का सुबंत होने के बाद सिर्फ अ बचता है, तो अत का मतलब होता है अ। यानी कि पहला वर्ण एंग प्रत्याहार का हो। एंग प्रत्याहार में 2 आते हैं, देख सकते हैं महेश्वर सूत्र में, ए और ओ। यहाँ पे देख लेते हैं एंग प्रत्याहार। ये है अपना एंग प्रत्याहार। इसमें ए और ओ 2 चीजें हैं। तो यदि पहला वर्ण एंग प्रत्याहार का हो, ए और ओ, और दूसरा वर्ण अत हो यानी कि अ हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व अर्थात ए और ओ हो जाता है। दोनों वर्णों के स्थान पे पूर्व रूप अर्थात ए और ओ हो जाता है, दोनों वर्णों के स्थान पर। ठीक है। साथ ही अ के लिए अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया, कि दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप यानी कि पहला का ही रूप हो जाता है। ए और ओ दोनों के स्थान पे पहला का ही रूप हो जाता है, और अ के लिए हम लोग अवग्रह लगा देते हैं, अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। कैसे कैसे ये हुआ देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हरे प्लस औ है यहाँ पे, तो हरे प्लस औ में यहाँ पे लास्ट में क्या है? रहलन प्लस ए, और यहाँ पे तो अ है ही। तो ये बोला गया यहाँ पे कि दोनों वर्णों के स्थान पे पूर्व रूप हो जाता है। तो पूर्व रूप होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि पहले वाला ही रूप रह जाएगा और अ के स्थान पे ये हो जाएगा। तो यानी कि रे अभी भी रहेगा हरे, और अ के स्थान पे यहाँ पे अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा और वह। तो ये हो गया संधि पूर्व रूप। ऐसे ही ग्रामे अस्मिन यानी कि इस गांव में हम लोग बोल सकते हैं। ग्रामे अस्मिन का क्या होता है मतलब? इस गांव में। तो ग्रामे में भी वही चीजें हैं। तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोअदत। सोअदत मतलब कि कहा। ठीक है। तो सो हो गया यहाँ पे, और अवदत्त मतलब कि कहा। तो सो में जो है ओ है, स हलंत के बाद ओ, तो फिर से पूर्ण रूप ही रह जाएगा, मतलब ओ वाला रूप ही रह जाएगा, और अ के जगह पे अवग्रह रख जाएगा, तो सो रह जाएगा और अवग्रह वदत। इस प्रकार से ये पूर्व रूप है एंग पदांता दति। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल ऐसे ही इसका रूप चलता है। हरे प्लस एव, हरेव, स्वदत, सो प्लस अवदत्त। अ के जगह पे अवग्रह लग गया और पूर्व रूप ही रह जाता है। अब दूसरा है इसका उल्टा, पर रूपम, एंगी पर रूपम। तो इसमें यह बोला गया यदि दूसरा वर्ण पहला वर्ण अवर्णांत उपसर्ग हो, तो अवर्णांत उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। अवर्णांत उपसर्ग किसको किसको बोलते हैं? तो अवर्णांत उपसर्ग जैसे कि होते हैं प्र, अप, औ और उप, ये अवर्णांत उपसर्ग हैं। उपसर्ग की संख्या वैसे शायद कुल मिला के 22 या 23 है, ऐसा कुछ। ठीक है, 22 है। उपसर्ग की कुल संख्या 22 है, और उसमें से अवर्णांत उपसर्ग क्या क्या है? तो प्र हो गया। इसके अंत में अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसा आएगा? प हलन प्लस र, कंप्लीट र। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? प हलंत, र हलंत प्लस अ। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो अप में भी क्या हो सकता है? अ हलंत, अ मतलब कि, और प हलंत अ। इसी प्रकार से अ हलंत मतलब अ, और व हलंत और अ। सिमिलरली हम उप को लिख सकते हैं, उ रहेगा प हलंत और अ।
तो हम देख रहे हैं कि इसमें सारा ये जो चारों उपसर्ग बताया गया, चारों उपसर्ग के अंतिम जो वर्ण है, वर्ण विच्छेद करने पे जो अंतिम वर्ण है वो अ है। यानी कि ये चारों कैसे हैं? अवर्णांत उपसर्ग हैं। ये जो उपसर्ग हैं इनका वर्ण का अंत अ से हो रहा है। यदि पहला वर्ण अवर्णांत उपसर्ग हो और दूसरा वर्ण इंग प्रत्याहार हो, पहला वर्ण क्या हो? अवर्णांत उपसर्ग, दूसरा वर्ण क्या हो? इंग प्रत्याहार हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पे पर रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? पर रूप, यानी कि बाद वाला रूप ही रह जाता है। जैसे कि इंग में फिर से क्या आएगा? वही जो ऊपर में था, क्या क्या था अपना? ए और ओ, और अवर्णांत उपसर्ग हमने देख ही लिया, प्र अप अ और उप। तो यहाँ पे दोनों वर्णों के स्थान पे ए और ओ हो जाता है। तो अब की बार ए और ओ, पिछला बार जो ए ओ था, इंग जो था वो पहले था, पूर्व वर्ण में था। अब की बार ये वो किस में है? पर वर्ण में है, यानी कि बाद वाला में है। तो अगर हम ऐसे लिखें इसको, उपोसति एग्जाम्पल के लिए, उप प्लस ओसति, तो यहाँ पे जो है ओ है वो दूसरा में है। ऊपर में हमने देखा था कि हरे, हरे में जो ए था वो पूर्व वर्ण में आता था। अब की बार जो ओ आया है वो पर वर्ण में है, और ये तो उप जो है अवर्णांत उपसर्ग है ही। तो इसमें ये बोला गया कि दोनों का स्थान पे ओ हो जाता है, यानी कि अ इसमें का हट जाएगा, इसमें का जो अ है वो हट जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि अ के बाद ओ आया है तो हम इसके जगह पे कौन सा संधि अप्लाई कर देंगे? अ प्लस ओ के जगह पे हम कौन सा संधि अप्लाई कर सकते हैं, बताओ? अगर पहला वर्ण अ हो और बाद में ओ हो तो कुछ अप्लाई हो सकता है? हो सकता है वृद्धि। अ प्लस ओ हो तो यहाँ पे हम वृद्धि भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वृद्धि अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वृद्धि अप्लाई? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे उप जो है एक पूरा पूरी उपसर्ग है, वृद्धि में ये पूरा पूरी उपसर्ग नहीं रहेगा। तो ये जो स्पेसिफिक नियम है ना, इसको ज़्यादा वैल्यू देना होता है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि यहाँ पे वृद्धि संधि भी अप्लाई हो सकता है और ये पर रूप संधि भी अप्लाई हो सकता है, तो हम कौन सा अप्लाई करें? पर रूप अप्लाई करें कि वृद्धि अप्लाई करें? तो ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया किसको? जो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये बोला है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग रहना चाहिए, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं था। वृद्धि में आ बस लिख दिया गया था, इसलिए यहाँ पे ये वाला रूप ही अप्लाई होगा। तो ये जो अ है और ओ है, इन दोनों के बदले में एक आदेश के तहत क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। तो ऊ है और प हलंत रहेगा और यहाँ पे ओ आ जाएगा, और सती तो है ही, तो ये क्या बन जाएगा? उपोसती, उपोसती। ठीक है? तो ऐसे ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे बनानी होती है। भूल से भी यहाँ पे अ और ओ है तो वृद्धि संधि नहीं कर देना है कि ठीक है अब तो अ और ओ आ गया तो हम इसको जो ओ है उसको औ बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो इसके साथ में अपना स्वर संधि जो है समाप्त हो गया। स्वर संधि को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया जितना भी देखना था। इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, उसको करके देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ठीक है, स्वर संधि को यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो शुरू करेंगे वो होगा अपना व्यंजन संधि।